नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है 17 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट जो है आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, तो आप प्रैक्टिस सेट बिल्कुल देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर भी क्लास बताएं। अगर आप लोग को कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पे जाइए और क्लियर लिस्ट बना हुआ है, देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, तो पूरा क्लास आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। अगर समझ में आ जाए तभी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करके चला जाइएगा। ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो अवश्य देख लीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है जेई में, आरआरबी जो होता है एग्जाम रेलवे का, जेई जूनियर इंजीनियर जिसे हम लोग बोलते हैं, रेलवे में होता है। तो उसी एग्जाम में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और ऐसे सब सवाल हम सेकेंडों में किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो आइए आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर 4,000 रुपया पर साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक रुपये में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, गणित का सवाल रहे या फिर रीजनिंग का सवाल रहे, अगर यहाँ पे कैलेंडर का क्वेश्चन दिया रहे, कैलेंडर का सवाल दिया रहे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2024 क्या है, ये जो है सम संख्या। ठीक है, या मान के ये चलिए सम वर्ष है। ठीक, तो सम वर्ष जब भी होता है, अगर ये 4 से पूर्णतः विभाजित या 2 से पूर्णतः सम वर्ष होता है, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। कैलेंडर चैप्टर में भी पढ़ाए हैं, रीजनिंग में लीप वर्ष। तो ये जो है एक साल में ये 366 दिन होता है। एक साल में कितना होता है, 366 दिन। और यहाँ पे अगर मान के चलिए, ठीक, अगर 2023 रहता, ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो ये साधारण वर्ष जो होता है, ये होता है एक साल में, एक साल में कितना दिन होता है, ये 365 दिन होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, तो ये 365 दिन होता है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया, 12 फरवरी, अगर लीप वर्ष रहेगा 66, तो फरवरी 29 दिन का होगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से काउंटिंग कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 12 फरवरी, तो ये फरवरी लीप वर्ष, ये 2024 लीप वर्ष है, तो ये फरवरी 29 दिन का होगा। तो यहाँ पे 12 दिन है, तो और क्या बचेगा, 17 दिन। ठीक, फरवरी के बाद क्या होता है, मार्च, मार्च जो होता है 31वां महीना होता है। ठीक है, फिर आगे क्या पूछा है, 13 अप्रैल, यानी अब 1 से 13 तक ही लेना है। तो यहाँ पे 13, टोटल कितना हो गया, ये 66 दिन हो गया, सॉरी 61 दिन हो गया। ठीक, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 61 दिन। तो यहाँ पे ये हो गया, जोड़ने के बाद 61 दिन। तो हमको जो है एक साल का निकालना है। यहाँ क्या पूछा है, प्रति वर्ष ब्याज। तो एक साल में यहाँ पे क्या करेंगे, 61 दिन जो है, ये 61 दिन में 366 को डिवाइड दे देंगे, तो ये जो है 6 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/6 डे। ठीक, एक से अधिक दिन है इसीलिए डेज लग गया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलिए हमको साधारण ब्याज निकालने पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज कितना है, 4,000 है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, यहाँ दर क्या है, 5.25%। ठीक है, और समय कितना है, 1/6 दिन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये परसेंट से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे या डायरेक्ट इसको गुना कीजिए या फिर ऐसे कर दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई सा संख्या कट रहा है तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 5 दूना 10, अगर 5 से कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा,
अगर इसको हम कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अब क्या करना है, तो ये 105 हो जाएगा। अगर यहाँ से इसको भी कटा दिए, 3 दूना 6। ठीक है, तो ये जो है 105, इसको हम जो है यहाँ से डायरेक्ट 5 एकम 5 पचे 25, ये तो यहाँ से कट गया। फिर यहाँ पे 2 तिया 6, और ये जो 3 है ये इससे हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसको हम अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिए। अगर ये इसको यहाँ से डायरेक्ट हम कटाते हैं तो ये 3 से कटने वाला नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट हम 0 से 0 कैंसिल कर दिए, ये 2 दूना 4 5 दूना 10, 5 से ये कट गया, और यहाँ पे ये 3 दूना 6 कट गया। ठीक है, तो ये जो है इससे गुना करेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 मिनट यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, तो ये जो है 105 हो गया, और बटे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसमें अगर हम भाग देते हैं तो ये कैसे कटता है, तो यहाँ पे देखिए 3 तिया कितने हो गया, 1 बचा, तो यहाँ पे हो गया 5 तिया 15, ये क्या हो जाएगा 35। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो शुरू में आपको जो है लॉजिक थोड़ा अगर हम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक में लेते हैं तो देखिए डायरेक्ट आप सोल्यूशन कीजिए, इस सबको समझाने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट इस सबको प्लस कर दीजिए। 61 दिन हो गया, 366 दिन लीप ईयर वर्ष है, तो इसको 1/6 हो गया 6 दिन। ये साधारण में डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर करके आप आंसर निकाल के ऑप्शन सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को जो है हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 150 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा है, तो सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं। ये हो गया सीपी, ठीक है, सीपी, और ये हो गया एमपी, और ये क्या हो गया, ये एसपी। ये हो गया क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 20% का हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है 1/5। 10% का हम निकालते हैं तो ये हो जाता है 1/10। ठीक है, ये परसेंट हम डायरेक्ट लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए कोई सामान को 20% अधिक अगर बेच रहा है तो इसका देखिए यहाँ पे 20% अधिक। ठीक, अगर अंकित मूल्य, ये एमपी क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस 6 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है 5। ठीक है, आगे क्या पूछा गया, फिर दूसरा सवाल में देखिए क्या पूछा गया है, 10% की छूट, फिर 10% की छूट दे रहा है। ठीक, तो 10% की छूट दे रहा है। अगर ये एमपी मार्केट प्राइस 10 है तो ये सेलिंग प्राइस कितना होगा 9, तभी तो 10% का छूट देगा। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको संतुलित करने के लिए, ठीक है, एमपी मार्केट प्राइस जो है सेम करना पड़ेगा। अगर तो सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना, सॉरी यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको संतुलित करने के लिए, जैसे समीकरण को संतुलित करने के लिए उसी प्रकार यहाँ पे एमपी मार्केट प्राइस को संतुलित करने के लिए अगर इसको 5 से गुना करेंगे ये भी 30 हो जाएगा, तो इसको किस से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तभी तो इसका भी प्राइस 30 रुपया है और इसका भी प्राइस 30 रुपया, तभी तो एक में 20% का अधिक लाभ हो रहा है, अंकित कर रहा है, और एक में 10% का कम हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए, तभी को एक में 20% ज़्यादा दे रहा है, एक में 10% कम दे रहा है, छूट दे रहा है। तो चलिए आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। अगर इसको आप 5 से गुना किए हैं तो यहाँ पर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 25। ठीक,
ये 25 हो गया और ये क्या हो गया 27। ठीक, तो 25 से सीपी हो गया 25 और एसपी हो गया कितना 27। ठीक, तो कोई भाई सामान अगर हम 25 रुपये हम खरीद रहे हैं और 27 में बेच रहे हैं तो हमको नफा कितना हो रहा है 2 रुपये का। ठीक है, तो 2 रुपया का नफा हो रहा है, तो 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट हम मान लेते हैं, 2 यूनिट बराबर। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया छूट देता है यदि वह 150, 2 यूनिट बराबर कितना है 150। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट या एक रेशियो बोलिए, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 75, क्योंकि ये जो है 2 इधर आएगा तो ये 75 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है पंखे का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या होता है एमपी होता है, मतलब मार्केट प्राइस। तो हमको पूछा है अंकित मूल्य, तो यहाँ पे क्या है अंकित मूल्य, यहाँ पे देखिए इसका जो रेशियो कितना है 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे 6 से हम गुना करते हैं। ठीक, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मेरा 1 यूनिट का मान कितना है 75। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट का अंतर हो रहा है ना, तो 2 यूनिट बराबर 150, तो 1 यूनिट का मान 75 हो गया। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से। ठीक, 2 यूनिट का मान यहाँ पे 75 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको लाना कितना है 30 यूनिट का। ठीक, 1 मिनट इसको पहले हटा दीजिए। ठीक, इसको बाद में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 यूनिट है और टोटल यहाँ पे इसका कितना है, ये अगर आप रेशियो बोलिए या यूनिट बोलिए, तो यहाँ पे इस दोनों को हम गुना करेंगे 30 यूनिट है और यहाँ पे 2 यूनिट है। अगर हम इसको 30 यूनिट बनाना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे, तभी तो ये 30 यूनिट होगा। हमको पूछा क्या क्या है पंखे का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना 30 यूनिट या रेशियो बोलिए, तो 30 यूनिट। अब इधर 15 से हम गुना किए तो इधर भी क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे, तो टोटल कितना है 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट बराबर इसको गुना कर दीजिए, 15 का इस बार कितना आता है 15 ही 225 और ये 1 0 हो गया। ठीक, तो 2250 आपका राइट आंसर, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये आप लोग को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, इसको आप लोग एग्जाम में किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनाइएगा, डायरेक्ट इसका देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो 20% हम निकाले हैं 1/5, तो इसी प्रकार लिख लीजिएगा। अगर एमपी यहाँ पे देखिए 1/5 है तो 5 1 6 यहाँ वृद्धि हो रहा है ना, तो 1 को प्लस कर देंगे, एमपी 6 हो गया और यहाँ पे सीपी 5 हो गया। ठीक, फिर दूसरे में देखिए 10% का छूट यानी माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 10% का छूट, तो यहाँ पे क्या करिएगा अगर ये मार्केट प्राइस, ठीक है एमपी जो है अंकित मूल्य 10 है, तो इसमें 1 रुपये का छूट हुआ तो ये एसपी सेलिंग प्राइस 9 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। समीकरण को संतुलित करने के लिए अगर मान के चलिए 2 समान है, दोनों का मूल्य एक ही होना चाहिए, तभी तो एक में 20% का छूट आ रहा है, एक में 20% का 10% का छूट आ रहा है। ठीक है, एक में 10 मतलब सामान एक ही है। ठीक है, सामान एक ही है, एक में 20% अधिक जो है अंकित कर रहा है और इसमें 10% कम अंकित कर रहा है। ठीक है, तो 10% कम, अगर एमपी दोनों का दाम जो है बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए 5 से गुना कर देंगे, जो संतुलित ऐसे समीकरण को बराबर करने के लिए गुना करते हैं उसी प्रकार। तो यहाँ पे 25 में अगर 25 रुपये हम कोई सामान खरीदते हैं 27 में बेचते हैं, 2 यूनिट का लाभ होता है, 2 यूनिट बराबर 150 रुपया। ठीक है, तो यहाँ को चाहिए कितना 30 यूनिट, तो 15 इधर से गुना 15 इधर से गुना, तो ये समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसे सब सवाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऐसे सब सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन समझिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये की धनराशि का निवेश किया। ठीक है, यदि उसे n वर्षों के बाद 8,640 रुपये की धनराशि उसे प्राप्त हुई तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि कोमल ने जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपया निवेश किया। ठीक है, यानी ये 5,000 रुपया 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश कर दिया। उसके बाद इसका एन वर्ष, यानी मान के चलिए एन के स्थान पे कोई भी संख्या आएगा, एन वर्ष के बाद 8,640 रुपये की धनराशि उसे प्राप्त हुई तो अगर मान के चलिए इतना रुपया प्राप्त हुई तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और यहाँ पे क्या निवेश कर रहा है यानी वृद्धि हो रहा है। ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। ठीक, तो प्रिंसिपल हो गया, अगर प्रिंसिपल ये 5 है, इसमें वृद्धि हो रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6। 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है 6। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए हम क्या करेंगे। ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक, और ये हो गया अमाउंट। यहाँ पे देखिए पहला प्रिंसिपल कितना है, ये 5,000 का। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है 8,640। जीरो से जीरो कैंसिल करा देंगे। ठीक है, ये जो है ये कटने वाला है 125 चौके, 125 चौके कितना हो जाएगा 500। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 216 चौके 864। तो ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया 3। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो ऐसे सब सवाल जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे कि ऐसे सब सवाल को किस तरीके से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक, देखिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 बताएं तो उसी पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका जवाब जो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे समझिए। देखिए साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,900 रुपये की धनराशि निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 10,769 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए कितना पूछ रहा है ये 10 वर्ष। ठीक, तो 10% का मतलब होता है 1/10 इसका मान। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में इसका क्या होगा, ये प्रिंसिपल इसका हो जाएगा 10 और अमाउंट कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे ये होगा प्रिंसिपल और ये होगा अमाउंट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका प्रिंसिपल है ये कितना है, ये 8,900 है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे अमाउंट कितना है, ये अमाउंट है 10,779 रुपया। ठीक, तो अगर हम इसको जो है इसमें निवेश कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसको हम हटाना चाहते हैं तो ये जो है कट जाएगा कितना बार में, तो ये 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, अगर प्रिंसिपल यहाँ पे 10 है और यहाँ पे अमाउंट 11 है तो यहाँ पर भी इधर भी 10 आएगा, इधर भी 11 आएगा। तो इधर 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये 79 से इधर भी भाग देंगे और इधर 11 लाने के लिए 79 से इधर भी भाग देंगे। तो ये जो है 100 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और ये कितना बार में हो जाएगा, तो ये 121 बार में पूर्णतः विभाजित। ठीक, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर। हमको पूछा है n का मान, तो n का मान कितना, अगर जो घात रहता है वही आपका n का मान होता है। तो n का मान 2 हो गया। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।